नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख में अभी पूरा कैलेंडर वर्ष बाकी है। उसके पहले ही सियासत के गलियारों में 2027 में सत्ता किसकी होगी एक दूसरे को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। बरेली में आयला मोहम्मद के प्रदर्शन में लाठीचार्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका द्वारा टैरिफ लगने के बाद मिर्जापुर के कॉरपोरेट उद्योग पर कितना प्रभाव पड़ा, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता परवेज खान से बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। इस समय हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ही उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट देखने को आ रही है। अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार की वोटर अधिकार यात्रा के पश्चात से जिस तरीके से सरकार और विपक्ष में बयानबाजी हो रही है, उसे वास्तविकता में देखा जाए तो एक विशेष समुदाय को लेकर अधिक हमला किए जा रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वहीं नरेंद्र मोदी के मंत्री जो गिरिराज सिंह कहते हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं देते और सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं वो नमक हराम हो जाते हैं। और दूसरी जगह वहीं पे उसी को दोहराते हुए उन्हीं के राम मंदिर आंदोलनकारी विनय कटियार कहते हैं कि एक विशेष समुदाय के लोगों को अयोध्या के सरयू से उस बार चले जाना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर हमारे साथ मौजूद है इस समय मिर्जापुर के पूर्व विधायक प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ एक व्यवसायी भी है, परवेज खान साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं तमाम मुद्दों पर, जानना चाहते हैं उनकी क्या राय है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी परवेज भाई, एक सवाल ये था, आजकल हम देख रहे हैं समाज में हमारे तरह जिस तरीके से राजनीति में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, उस बयान को लेकर पहला प्रश्न ये है कि जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा जो उनके मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने ये खुलकर कहा, मंच से कहा कि जो उनको वोट नहीं देते और उन सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं वो नमक हराम होते हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र में जहां लोग जो है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, हमारा संविधान सबको बराबरी का हक देता है, ऐसे में एक मंत्री का इस तरीके का बयान बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि यहाँ कोई सिर्फ बीजेपी, अगर आपको सिर्फ वोट चाहिए तो आप सारी पार्टियां खत्म कर दीजिए। अगर 2 पार्टी 4 पार्टी, इस देश में तो हजारों पार्टियां हैं और हजारों पार्टियों को लोग जनता के बीच में जाते हैं, उनके अपने विचार हैं, उनका अपना मैनिफेस्टो है, उस हिसाब से लोग उनको वोट देते हैं। तो गिरिराज सिंह जी का ये कहना, क्या गिरिराज सिंह जो है हमेशा से कांग्रेस सरकार, यहाँ तकरीबन 65 साल कांग्रेस सरकार रही, तो मुझे नहीं उम्मीद है कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया होगा। समाजवादी पार्टियों समाजवादी सरकार रही, बहुजन समाज की सरकार रही, इवन कि वहाँ जो सरकारें हैं, जेडीयू है या आरएलडी, वहाँ भी सरकारें रही हैं, तो लेकिन वो बीजेपी के रहे हैं, तो उन्होंने तो हमेशा बीजेपी को वोट दिया होगा, या तो बीजेपी के प्रति लॉयल नहीं रहे होंगे, जिसकी सरकार रही होगी उसको वोट दिया होगा क्योंकि उनको उनके सरकार उसका फायदा लेना है, उनके जो विकास कार्य है या उनकी जो योजनाएं हैं। तो ये कहना बहुत ही गलत और हास्यास्पद है कि हमको वोट नहीं देते और सरकारी, उनका क्या नियम है, उनका उनका मतलब क्या है? ये सरकार की बात है, जो भी योजनाएं हैं वो सरकार की योजनाएं हैं, देश सिस्टम से चलता है, संविधान से चलता है और संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं ये। तो ये बात कहना कि हमको वोट नहीं देते, हमारा फायदा उठाते हैं, ये बहुत गलत है और इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना एक खासतौर से मंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता। उसी तरीके से एक बयान अब उत्तर प्रदेश में जो राम मंदिर आंदोलन के जो आंदोलनकारी विनय कटियार ने कहा कि अयोध्या में जो सरयू से मुस्लिम समुदाय को उस पार चले जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? मतलब उनको अयोध्या छोड़ देना चाहिए। अरे चलो, कम से कम उन्होंने अयोध्या की बात कही, ये तो हमेशा देश छोड़ने की बात करते आए हैं कि एक समुदाय को देश छोड़ देना चाहिए, वहीं अखंड भारत की बात करते हैं।
हमको समझ में नहीं आता कि जो देश में लोग रह रहे हैं, पहले आप उनको तो यूनाइट करिए, उनको तो एक साथ लेके चलिए। ये चुनावी जो मुद्दे हैं, ये ऐसे बयान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दिए जाते हैं, ये किसी के नहीं हैं। वो एक समुदाय के नहीं, किसी समुदाय के नहीं है। क्योंकि समुदाय हमेशा संगठित रहता है, एक साथ रहता है, भाईचारा के साथ रहता है। अगर उसको बाँटने का काम करेंगे, इसका मतलब है कि वो ये समाज को नुकसान पहुँचा रहे हैं और ऐसे लोगों पे तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं? ये हिंदुस्तानी हैं, जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं, वो हिंदुस्तानी हैं। आप उनको बाँटने का काम कर रहे हैं। किस बिना पे आप कह रहे हैं कि आपको उस तरफ चले जाना चाहिए? क्या राम सबके नहीं है? आप किस बिना पे कह रहे हैं? मंदिर बन गए इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं? मंदिर में, मस्जिद में किसी को भी जाने से रोका नहीं जा सकता और किसी को ये नहीं कहा सकता कि भगवान को बाँटिए मत कम से कम। भाई हमारे जो पूर्वज रहे हैं या हमारे जो प्रॉफिट रहे हैं, उनके जो प्रॉफिट रहे, उन्होंने कभी बाँटने की बात नहीं कही। आप किसको फॉलो कर रहे हैं? ऐसे लोग तो मैं समझता हूँ कि किस धर्म को मानते हैं, हमको ये नहीं समझ में आता। क्या कभी किसी धार्मिक ग्रंथों में आपने बाँटने की बात सुनी है? क्या रामायण या गीता या कहीं पे भी इस तरीके के वर्ड आए हैं? अगर लड़ाई हुई है, कहीं आपस में नाइत्तेफाकी हुई तो आपस के लोग लड़े हैं, क्योंकि धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है। यहाँ धर्म और अधर्म की बात ही नहीं, यहाँ तो सही गलत का आकलन जो है उसके जाति और उसके धर्म से की जा रही है। तो ये बहुत ही दुखदाई है, खासतौर से हमारा देश दुनिया में जाना जाता है, उस भाईचारे के नाम पे जाना जाता है। हमारा लोकतंत्र दुनिया का बहुत बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी हर जगह तारीफ की जाती है कि यहाँ अलग-अलग भाषा, अलग-अलग समुदाय, अलग-अलग धर्मों के लोग बहुत ही खुशी के साथ, मिल्लत के साथ रहते हैं। तो ऐसे लोग सिर्फ अपना पार्टी का फायदा पहुंचाने के लिए देश का नुकसान कर रहे हैं, समाज का नुकसान कर रहे हैं। परवेज जी, आजकल ये जो देख रहे हैं आप चल रहा आई लव मोहम्मद, तो क्या है कि आई लव मोहम्मद की ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, आपने जो देखा कि अभी बरेली में जो घटना घटी वहां पे लाठी चार्ज भी किए गए और इस तरीके सिर्फ बरेली में नहीं, कानपुर में हुआ, आपके भदोही में हुआ, कई प्रदेशों में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में आई लव मोहम्मद में जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां से जान से मारने की धमकी दी गई कि यहाँ पे आएंगे तो दफना दिए जाएंगे। इस क्या है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां दुनिया लव को, मोहब्बत को हमेशा ऊपर रखती है, आज वहां ये बात हो रही है कि ये लव करना गलत है। मैं ज्यादा इस पे बयानबाजी नहीं करूंगा, ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर किसी को हेट की जाए तो वो गलत है, किसी को मोहब्बत की बात की जाए, मोहब्बत की जाए वो सही है। मोहब्बत में अगर हेट पैदा की जा रही है तो ये बहुत ही तकलीफ की बात है, बहुत अफसोस की बात है। परवेज जी, अभी आपने देखा कि सितंबर महीने में समाजवादी पार्टी के लिए लगता है कि बड़े अच्छे दिन है, चुनाव से पूर्व ही है। आपके तीन बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरा जो जेल से रिहा हुए हैं, हालांकि उनको जेल से जमानत मिली है अभी, लेकिन केस तो अभी उनका चलेगा। तो क्या आपको लग रहा है अभी आपके सपा सुप्रीमो भी अखिलेश यादव आजम खान से नहीं मिले और तमाम अटकलें लगाई जा रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव 8 तारीख को, मतलब जो आज के डेट की बात कही जा रही है, क्या ये डेट जो उन्होंने मुकर्रर की है, क्या उसके पहले वो आजम खान से नहीं मिल सकते? क्या अखिलेश यादव या पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आजम खान कहीं जो अटकलें लगाई जा रही है कहीं और जा सकते? देखिए, आजम साहब कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो फाउंडर मेंबर रहे हैं। उनकी विचारधारा मैं जानता हूँ, उनकी विचारधारा बहुत क्लियर है और वो मुद्दों की विचारधारा की राजनीति करने वाले लोग हैं। तो ये अटकलें लगाना कि वो कहीं चले जाएँगे, हमको नहीं लगता कि वो कहीं नहीं जाने वाले। जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी की बात है, वो 8 तारीख को उनसे मिलने जा रहे हैं। भाई देखिए, मिलने का हर जगह का एक टाइम होता है। भाई वो मिलने तो जा रहे हैं ना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी गिला शिकवा होगा वो दूर कर लिया जाएगा। और मैं जहाँ समझता हूँ, मैंने आजम साहब का भी इंटरव्यू सुना था अभी न्यूज़ 24 में। उन्होंने जो बयान दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से पार्टी लाइन से हट करके उन्होंने कोई बात की है। तो ये अटकलें लगाना गलत है और जैसे वो पहले थे वैसे ही रहेंगे उनकी। और हाँ, ये ज़रूर है कि
उनको ज़रूर तकलीफ़ पहुँची, लेकिन तकलीफ़ जिससे पहुँची उनसे कहीं अखिलेश जी ने या राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ने थोड़ी ना उनको उनका जुल्म साबित करने में योगदान दिया है। जिसने किया है जो वो तो आप सबके सामने है। फिलहाल कोर्ट ने इन सब चीज़ों को देखा, उनको ज़मानत दी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज़म साहब जिस तरीके से पार्टी में थे, उसी तरीके से पार्टी में रहेंगे और उसी मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे और उनके आने से हमारी पार्टी और मजबूत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। थी और रहेगी। पहले भी मजबूत थी और उनके आने से और मजबूत होगी, क्योंकि वो बहुत ही जीवट वाले आदमी हैं, समझ सिद्धांत वाले आदमी। क्या लगता है आपको 2027 में? नहीं, 2027 में बदलाव होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2027 में बदलाव होगा और ये लोकतंत्र का एक तरीके से ये खूबसूरती है कि आदमी को बदलते रहना चाहिए ताकि किसी का दिमाग ना खराब हो। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो हालात हैं उत्तर प्रदेश के बेरोज़गारी को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के जो हालात हैं, ऐसे ऐसे में जनता खुश नहीं है। मैंने तो ग्रास रूट पे जाके देखा है कि लोग बदलाव चाहते हैं। अगर ईमानदारी के साथ इलेक्शन होगा तो पक्का आपको 2027 में बदलाव दिखेगा और यहाँ पे समाजवादियों की सरकार बनेगी। अब ये देखा जा रहा है जैसे आपकी पार्टी को पहले एमवाई फैक्टर कहा जाता था, लेकिन अभी हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसके आधार पे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जाति आधारित रैलियों पे बैन लगा दिया। आपके जो पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव जो पीडीए के जनक हैं, तो अब ये जो जाति आधारित रैलियां नहीं होना जो बंद हो जाएंगे, क्या इससे आपकी पार्टी पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, हमारी पार्टी सभी जात बिरादरी की है। अफ़सोस तो उनके लिए होना चाहिए जो कुछ समुदायों की बात करते हैं, कुछ लोगों से दूरी बनाते हैं। हमारी पार्टी तो सबको लेके साथ में चलती है। हमारी विचारधारा ही रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका वो भले ही वो इनका नारा उनका है, लेकिन हकीकत में तो ये समाजवादियों की सोच रही है कि समाज के लिए काम करना है, समाज में भेदभाव नहीं पैदा करना है, सभी लोगों को साथ लेके चलना है। तो हमारे लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी में सब लोग हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो रूलिंग पार्टी है, उसमें ज़रूर आप ये कह सकते हो उनको दिक्कत हो सकती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, समाजवादियों को कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। एक अंतिम प्रश्न है परवेज जी, ये आपने देखा कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा ये जीएसटी का स्लैब 4 से घटा के 2 कर दिया गया, उधर अमेरिका ने जो भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, इधर बीजेपी सरकार जीएसटी बचत उत्सव मना रही। एक व्यापारी होने के नाते आप ये बताइएगा कि व्यापार के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है? देखिए, टैरिफ का बहुत बड़ा असर है। 50% टैरिफ बहुत मायने रखता है और मैं ये समझता हूँ कि इसको कम कराना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग उम्मीद करते थे कि हमारे संबंध जो है अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, ट्रम्प सरकार हमारे लिए बहुत पोलाइट होगी, लेकिन जस्ट उसका उल्टा हुआ है और ये सरकार का मामला है, क्या इंटरनल मामला है, क्यों ऐसा हुआ, इस पे ज़रूर विचार करना चाहिए। लेकिन जो हम लोगों के सामने बात आती है कि भई रसिया से अगर आप तेल लेना बंद कर देंगे तो हम 25% जो पेनल्टी लगाए वो हटा देंगे। तो मैं ये देखता हूँ कि रसिया से हमारी सरकार तेल लेती है या रिलायंस कंपनी जो है तेल लेती है, उसका फ़ायदा आम जनता को तो नहीं मिल रहा है। अगर हम सस्ता तेल ले रहे हैं रसिया से, तो क्या हम सस्ता तेल अपने देश में बेच रहे हैं? ऐसा नहीं है। इसलिए आम जनता को उस सस्ते तेल का कोई फ़ायदा हमको नहीं लगता कि मिल रहा है। हाँ, किसी कंपनी को ज़रूर मिल रहा है। जैसे रिलायंस को काफ़ी मिल रहा है, तो सरकार को इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों की रोज़ी-रोटी का मामला है। और भी तमाम चीज़ें हैं जो वो कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ में इंडिया सरकार ज़्यादा हमसे टैरिफ लेती है। तो ये तमाम बातें हैं जिस पे सरकार को बहुत ही गंभीरता के साथ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार कर भी रही होगी। ऐसा नहीं है कि सरकार को सब कुछ पता नहीं है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण कर लिया जाएगा, ताकि हमारे यहाँ जो ख़ास तौर से कारपेट इंडस्ट्री है, जो लोग भी इसमें लगे हैं, वो हैंड टू माउथ लोग रहते हैं, रोज़ खाने कमाने वाले लोग रहते हैं। अगर ये इसका निर्णय तुरंत नहीं लिया गया, कुछ ऐसे डिसीज़न नहीं लिए गए, तो ये इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो वीवर हैं, हमारे यहाँ जितने भी आर्टिज़न हैं, वो अगर कहीं और शिफ्ट हो गए तो फिर उनका आना बहुत मुश्किल होगा। और ये हज़ारों-हज़ारों साल जो शुरू बहुत सालों से ये कारपेट का व्यवसाय चला आता आ रहा है,
और वो बिल्कुल प्रॉब्लम में है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को या तो फिर बेल आउट कुछ इस तरीके का रिलीफ देना चाहिए कि जब तक वहाँ से ये टैरिफ का मामला सॉल्व नहीं होता, तब तक कम से कम एक्सपोर्टर अपने बिज़नेस को बचाने का काम कर ले, क्योंकि आज कमाने की बात नहीं है, बिज़नेस बचाने की बात है, इस इंडस्ट्री को बचाने की बात है। तो मैं सरकार से यही उत्तर प्रदेश सरकार से और अपने देश की सरकार से ये माँग करता हूँ कि आप इस इंडस्ट्री को बचा लीजिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री भले ही छोटी है, बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी नहीं आ रही होगी, लेकिन इसमें रोजगार बहुत दिया है। तकरीबन 20 लाख लोगों से ज़्यादा लोग इसमें लोगों को रोजगार मिला है। टैरिफ के बाद से तो काफी बेरोजगार भी हो। बिल्कुल, बिल्कुल हो गया। मैंने कहा ना कि बीसों लाख लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएँगे कारपेंट इंडस्ट्री की। और आज के डेट में अमेरिका हम लोगों का माल जो है मोर देन 60% अमेरिका ही ले रहा है और बहुत बड़ा मार्केट अमेरिका है। तो इस पे सरकार को तुरंत दखल देना चाहिए। रहा तो जीएसटी की बात है, तो जीएसटी से मैं नहीं समझता कि आम आदमी को बहुत इसका फ़ायदा मिलने वाला है, समझना। जो आम आदमी है, जिसके पास खाने कमाने के लिए रोज़ का मामला है, तो बाकी ठीक है, जीएसटी पहले ज़्यादा थी, 28% बहुत ज़्यादा था। उसको कम किया गया, इसके लिए सरकार को धन्यवाद हम लोग करते हैं। लेकिन ये जो टैरिफ का मामला है, इस पे सरकार को तुरंत दखल देने की ज़रूरत है। शुक्रिया हमसे बात करने की। तो आपने देखा हमारे साथ ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी परवेज भाई। तो उन्होंने अपनी बातें बड़ी बेबाकी से और बड़ी गूढ़ पकड़ रखते हैं राजनीति और व्यापार के मुद्दे पे, जहां पे आपने देखा कि किस तरीके से जीएसटी से लेकर टैरिफ लेकर और आई लव मोहम्मद पे तो उन्होंने काफी बड़े ही सहम और सरल ढंग से बताया कि सिर्फ हमें प्रेम करने का अधिकार है, कोई किसी से घृणा करने का अधिकार नहीं, और सरकार को इस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं हम जब बात करते हैं कि देश और प्रदेश की, तो एक भाईचारा की बात करते हैं। अब आगे देखते हैं 2027 में आने वाले चुनाव में जिस तरीके से बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में सियासत अपने चरम